अगर किसी को आर्टिस्ट लाइन में जाना है, अदर वे ना मीनिंग निकल जाए इस चीज के। हालांकि आपका मोटिव वो नहीं रहता होगा, आपका मोटिव रहता होगा कि इंटरटेन करना है इसे। तो एक आर्टिस्ट को समझना पड़ता है कि आप कैसे डिटेलिंग पर अगर कोई नए लड़के इस फील्ड में चाहते हैं अपना करियर बनाना, तो कितना फिजिबल है उनके लिए कि मतलब जिससे कि वो अपनी फैमिली वगैरह भी सही से कर सकें और उनके जो एम्बिशंस हैं वो भी वो फुलफिल कर सके इस लाइफ में। इसमें अगर मैं कहूँ ना, अगर किसी को आर्टिस्ट लाइन में जाना है तो मैं कहूँगा कि अगर आप जल्दी स्टार्ट करें, जब आप कॉलेज में हैं, जब आप स्कूल में हैं, क्योंकि आप उसको अगर स्टार्टिंग में एज अ पार्ट टाइम करें कि आपकी स्टडीज हैम्पर ना हो, आपकी पढ़ाई हैम्पर ना हो, बट इवेंचुअली जब आपको ये चीज़ फुल टाइम करनी होगी ना, तो आप डिसेंट चार्ज भी करें, क्योंकि इसी से आपका घर भी चलेगा, इसी से आपके नॉर्मल खर्चे भी आएंगे। और बाय डिसेंट चार्जिंग आई मीन कि जितने ज़्यादा आप इवेंट्स करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम, और जितनी ज़्यादा आपकी इनकम उतनी आपकी डिमांड। कि भाई जैसे मान लो अगर मैं आपको एक छोटा मोटा अगर रेंज दूं कि कितना एक आर्टिस्ट कमा सकता है एक इवेंट से या फिर एक पूरे महीने के इवेंट से, तो वो इतना होगा कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर अराउंड लाइक 3,000 टू 25, 30, 40, 50,000 मे बी फॉर वन एंकर वन डे। ये एक रेंज है पूरी। इट डिपेंड्स ऑन कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 का है, 15 का है, 20 का है। जितना एक्सपीरियंस, जितनी नेटवर्किंग, उतनी इनकम। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक चीज इसमें ये भी आती है कि आपको कितने शोज मिल रहे हैं। अब जस्ट इमेजिन आप एक अच्छे एंकर हो, आप एक इवेंट के 30,000 चार्ज कर रहे हो, तो अगर आप एक महीने में, लेट्स से आप अक्टूबर के महीने में 10 इवेंट्स कर रहे हो, तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो कितना आप कमा सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव। अगर आप न्यू भी हो तो आपको ज्यादा काम करना चाहिए ताकि ज्यादा इवेंट्स मिले आपको। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप थोड़े कम इवेंट्स करो, लेकिन अच्छे इवेंट्स करो। तो आप यही कह रहे हैं कि बेसिकली जब आप कॉलेज करते रहते हैं तो उस समय तो है कि घर वाले आपको चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप उस समय जो आप आगे स्ट्रगल करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लो, ताकि रियल टाइम पे आफ्टर कॉलेज हर फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है कि अब मेरा बच्चा कुछ अर्न करने लगे, ठीक है, एटलीस्ट या तो तुम प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर दो या कुछ जॉब कर लो, उसके बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है क्योंकि 50s में चले जाते हैं आपके पेरेंट्स वगैरह, ठीक है। तो आप यही कहते हो कि वो स्ट्रगल जो वहाँ पे 3-4 साल करोगे और उसमें अर्निंग नहीं कर पाओगे, वो बेटर है कि कॉलेज के टाइम जो आपके पास फ्री टाइम बचते हैं उसमें हाँ उसमें आप स्ट्रगल काट लो और आप रियल टाइम पे आप अर्निंग के लिए रेडी हो, और थोड़ा जैसे जैसे आप करते जाओगे एक्सपीरियंसेस आते जाएंगे तो आपकी सब चीज ऑब्वियसली बेटर होती जाएंगी। तो मेरा अगला सवाल ये था कि जैसे आप जब करते होगे एंकरिंग करते होगे, होस्टिंग करते होगे, तो ऑडियंस से इंटरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको लगेगा कि जो मतलब मेरे पंचेज वर्क नहीं कर रहे हैं या मतलब पंचेज अच्छे हैं, ये पब्लिक उतनी मतलब मैच्योर्ड नहीं है, या मैं उस हिसाब से बोलूं कि इतने सेंस ऑफ ह्यूमर उतने डेवलप नहीं है इसके। कभी कभी होती है कि छोटी फंक्शन रहती है, कम लोग रहते हैं, और उस हिसाब से डिपेंड करता है कि एज ग्रुप के किस तरह के हैं, तो उस हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो है जो 20 to 30 एज ग्रुप वाले के लिए बहुत बढ़िया वर्क करेगी, वो आप 35 से प्लस 50 वाले लोग अगर वहाँ ज़्यादा है तो वहाँ आप कर रहे हो तो शायद उन्हें नहीं लगे, वर्क नहीं करेगी आपको, तो उतना बढ़िया बेटर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और आपको लगेगा कि मतलब मैं नहीं किया अच्छा। एक होता है मतलब आर्टिस्ट को एक लगता है, आर्टिस्ट चाहता है कि मैं एक ऐसा काम करके जाऊँ चाहे मुझे पेमेंट किसी भी तरह की मिल रही है, ठीक है, बट उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो मतलब ऑडियंस को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर दे, उसे लगे कि मतलब मजा आ गया कि मतलब क्या था मतलब एंकर अगली बार मतलब कोई फंक्शन हो तो मतलब ऐसा ही एंकर है। तो ये रहता है। तो वैसे सिचुएशन में कुछ ऐसे आ जाते हैं जब आपके कुछ पंचेज सही नहीं जा रहे हैं या रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहे हैं, या कैसे मतलब उन्हें अपन इंटरेक्टिव बनाते हो और अपने आप से जोड़ते हो, और मतलब जैसे कभी ये भी सिचुएशन फेस करना पड़ता होगा कि मतलब कुछ अदर वे ना मीनिंग निकल जाए इस चीज के। हालांकि आपका मोटिव वो नहीं रहता होगा, आपका मोटिव रहता होगा कि इंटरटेन करना है इसे, ठीक है, और ये मोमेंट को एक मेमोरेबल बना के भेजना। तो उन सब सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो? ओके, तो ऑडियंस इंटरेक्शन जो है ना, ये जो वर्ड है ना, ये एक एंकर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत खतरनाक वर्ड है, और ये सीखने में लोगों को 10-20 साल आराम से कहीं नहीं जाते, ठीक है। ऑडियंस इंटरेक्शन में सबसे खास बात ये होती है कैसे आप एज ग्रुप्स को समझते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आजकल के जो मीम्स चल रहे हैं, अरे विनोद इधर ऐसे कुछ मीम्स चल रहे हैं, ठीक है, अब ये 18 के अराउंड अगर मैं घुमाऊं, ऑडियंस के बीच में घुमाऊं, तो समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा। लेकिन यही अगर दादी अम्माओं के सामने और मौसाओं, फूफा फूफाजियों के सामने, बुआओं के सामने करूंगा तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो पहली चीज इसमें ये है कि कितने आप अटेंटिव हो अपने ऑडियंस को लेकर, क्योंकि अगर आपको पता है कि इस जगह जाकर, क्योंकि मेरा एक बेसिक सा रूल ये है कि अगर मैं लेट्स से आप ऑर्गेनाइजर हो इवेंट के, तो मैं आपसे पहले ही पूछ लूंगा कि बताओ एज ग्रुप क्या है, उसके हिसाब से मैं अपने पंच लाइन प्रिपेयर करूंगा, उसके हिसाब से मैं अपनी स्क्रिप्टिंग प्रिपेयर करूंगा। तो ये एक बहुत क्या कह सकते हैं अटेंशन टू डिटेल होता है, जैसे मैंने पहले ही बात करी, डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सब चीजें सीखना भी, अवेयर होना भी एक आर्टिस्ट के, मतलब देखो वही चीज है ना कि मैं यहाँ कहने को 10 चीजें कह दूंगा, बट एक आर्टिस्ट वही चीज तब समझ पाएगा जब वो उस चीज में घुस चुका होगा। मतलब ऐसा होता कभी कभार कि मैंने बहुत लोग भी देखे हैं ऐसे कि कहने को भाई मैं तो सिंगर हूं, मैं तो यहाँ करता हूँ वहां करता हूँ, उनके साथ ऐसा होता है कि एक इवेंट करते हैं फिर वहां से उनको बार बार कॉल नहीं आते। क्यों होता है वो चीज? वो समझ नहीं पाते उन चीजों को। बट एक अच्छा आर्टिस्ट होता है ना, मेरे साथ भी कितनी कितनी बार ऐसा हुआ है, किसी फैमिली में जाओ तो कभी कभार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजर्स ही आते हैं मेरे पास में ये थोड़ा इंसाइट देने के लिए, कह रहे भैया आपने तो क्या काम किया, ये लोग सब लोग कह रहे हैं फिर से बुलाओ फिर से बुलाओ। तो एक आर्टिस्ट को समझना पड़ता है कि आप कैसे डिटेलिंग पर फोकस करो, दैट इज द होल थिंग अबाउट इट। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि हाउ टू डिसाइड योर कैरियर। ओके, तो मैं इसको कहूँगा ये तो क्वेश्चन ऑफ द ईयर है कि हाउ टू डिसाइड योर करियर। हर यंग लड़के में लड़की में ये क्वेश्चन रहता है। तो इसके लिए आंसर नहीं है, 2 स्टेप्स है कि हाउ टू डिसाइड योर करियर। ठीक है, एक स्टेप ये कि जब आप उस काम को करने जा रहे हो, लेट्स से आप कॉर्पोरेट में हो, लेट्स से आपका कोई बिजनेस है, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, आप जब उस काम को करने जा रहे हो तो क्या आपके अंदर वो एक्साइटमेंट है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी इवेंट में जा रहा हूँ तो जब मैं उसके पहले स्क्रिप्टिंग कर रहा होता हूँ, रिहर्स कर रहा होता हूँ, तो मेरे अंदर ना एक एक्साइटमेंट रहती है, अरे यार ये इवेंट करना, यार ये करूँगा मैं, ऑडियंस के साथ ये करूँगा, ये चिल्लाऊंगा, वो करूँगा। तो काम करने से पहले क्या आपके अंदर एक्साइटमेंट है, वो है स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 ये है कि जब आप काम करके खत्म कर रहे हो, जब आपका काम उस दिन का खत्म हो चुका है, तो क्या आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन है कि आज मैंने काम किया और आज मैं खुश हूँ, है ना? जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, जब मैं इवेंट खत्म कर देता हूँ तो ऑर्गेनाइजर्स मेरे ना थोड़ा टच में रहते हैं, काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। तो मैं उनसे बोलता हूँ जाओ अपनी फैमिली में जाओ, थोड़ा सा गॉसिप सुनो उनकी, कैसा लग रहा है इनको, है ना, एंकर कैसा लग रहा है। तो वो जाते हैं, बोलते हैं अरे भैया तारीफें कर रहे हैं आपकी, अरे भैया अच्छा करा आपने काफ़ी। तो ये 2 स्टेप अगर आप किसी भी फील्ड में हो, अगेन जैसे मैंने कहा, अगर आप काम करने से पहले की एक्साइटमेंट और काम करने के बाद की सेटिस्फैक्शन दोनों अगर आपको आ रही है, देन आप जिस फील्ड में हो बहुत ही बढ़िया। तो अगर आप मुझसे ये पूछो कि अच्छा पहले क्या बता दिया, बाद का बता दिया, बीच का क्या, तो बीच में ये चीज़ कि अगर आप एक्चुअली में काम कर रहे हो और आप उस फ्लो स्टेट में हो तो आप भूल जाते हो कि भाई मैं एंकर हूँ, मेरा नाम ये है, या मुझे ये करना चाहिए, आप भूल जाते हो। आपका माइक, आपकी ऑडियंस खत्म, आप ऐसे फ्लो स्टेट में आते हो कि चीज़ें चलती हैं तो फिर रुकती ही नहीं है। तो ये तो इस तरह से हुआ कि अगर आप उस कोई भी मतलब कैरियर आप डिसाइड करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड अगर कुछ प्रैक्टिस कर लियो तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि किस में आनंद आ रहा है, किसे काम करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद फाइनली आपको अच्छी नींद मिल रही है रात में, और एक अंदर से एक इनर सेटिस्फैक्शन अगर आपको मिल रहा है और पैसे भी अगर ठीक ठाक मिल रहे हैं तो फिर आप उसको कंटिन्यू करो। ये तो आप एक तरह से कह रहे हो कि मतलब वही करो जिसमें मजा आ रहा है आपको। मोस्टली हाँ, पर एटलीस्ट अगर आप सब चीजें ट्राई कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसमें मेरे लिए ठीक है। अब थोड़ा सा हट के थोड़ा पूछता हूँ, जैसे आप परफॉर्मेंस कर रहे हो स्टेज पे, ठीक है, तो लोग सब जो भी हैं ऑडियंस वहाँ पे बैठी हुई, लड़के लड़की सभी एज ग्रुप के होंगे, ठीक है, तो कुछ हम लोग जैसे थे जब ऑडियंस देखते थे तो यार इससे काश दोस्ती हो जाता, ये भैया मेरे से बात करते, वहाँ किसी का डांस पसंद आ गया, किसी के सिंगिंग पसंद आ गए, तो रहता है कि मतलब इनसे थोड़ा क्लोजनेस बनाना, इनसे थोड़ी घनिष्ठता करनी है। मुझे जिसमें एक अच्छा आर्टिस्ट में सब चीज़ को देखता हूँ, जैसे कोई अच्छा गाना गा रहा है वो भी मेरे लिए आर्टिस्ट है, अच्छा डांस कर रहा है कोई भी, एक अच्छा कुछ भी परफॉर्मेंस कर रहा है, तो मुझे, और खास करके थोड़ा अगर हम्बल बिहेवियर, मतलब इंसान कोई भी किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, बोलता है तो पता चल जाता है, ठीक है, तो वो थोड़ा अट्रैक्ट करता है लोगों को, उसकी पर्सनालिटी, तो वो चाहता है कि इससे मेरी थोड़ी क्लोजनेस बढ़े। जरूरी नहीं है कि मतलब अपोजिट जेंडर ही हो, मेल फीमेल सब में ये पाए जाते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग आपसे अप्रोच करते होंगे, मतलब आपसे जुड़ना चाहते होंगे, आपसे थोड़ी सी क्लोजनेस बनाना चाहते होंगे, तो उन सब सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं आप?
तो ऐसा किसी भी आर्टिस्ट के लिए ना अटेंशन आना बहुत कॉमन हाँ, ये पॉजिटिव चीज है, बहुत पॉजिटिव चीज है। पसंद करते हैं वो। हाँ, ये बहुत कॉमन चीज है, जी ठीक है। फीमेल आर्टिस्ट के लिए मेल अटेंशन आना अगेन बहुत कॉमन है, एंड वाइस वर्सा। जी बिल्कुल। जब आप ऐसे स्टेज पे होते हो जहाँ परफॉर्म कर रहे हो और आप अच्छा कर रहे हो, तो डजेंट मैटर द एज ग्रुप, लोग आपके पास इवेंचुअली आते हैं। इसका बड़ा ही अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जब भी मैं किसी फैमिली के वेडिंग में जाता हूँ ना, तो स्टार्टिंग में जब मैं एंटर करता हूँ तो लोग देखते हैं मुझे, अच्छा ये कौन है, थोड़ा ना ऐसा तीखी निगाहों से देखते हैं मुझे, अच्छा ये कौन है, ये कौन है ना, तो ज़्यादा लुक्स आते हैं मेरे के पास। जब मैं इवेंट खत्म कर चुका होता हूँ, जब खाना वाना खा रहा होता हूँ, तो सब ऐसा आते हैं, स्माइल करते हैं, अरे बेटा, अरे नाइस। तो अटेंशन आना बहुत कॉमन है। बट जितने भी लड़के आर्टिस्ट हैं जो बनना चाह रहे हैं, जो अभी भी हैं, वो लोग अग्री करेंगे मुझसे कि थोड़ा सा आपको फीमेल अटेंशन थोड़ा ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल लोग। लोग आते हैं आपके पास, पूछते हैं अच्छा आपका नाम क्या है, आपसे नंबर लेते हैं कभी कभार, आपकी इंस्टाग्राम आईडी मांगते हैं कभी कभार। तो एक्चुअली ये बहुत कॉमन है, बट कुछ केसेस में, इक्के दुक्के केसेस में ये चीज़ थोड़ी सी एक्सट्रीम हो जाती है। अच्छा, कि तो जैसे ऐसा स्टोरी, हाँ, ऐसी एक स्टोरी बिल्कुल है। तो ये बात है द्वारका की, मैं नाम नहीं किसी का बताऊंगा यहाँ पे। तो एक बात है द्वारका की। तो एक इवेंट मैंने होस्ट किया था, थिएटर का इवेंट था वो, और उसमें मैंने काफ़ी अच्छा प्यार मोहब्बत की शायरी है, बहुत एकदम आधा घंटे का मोनोलॉग मेरा। उसके बाद सेम डे शाम को करीबन 7 बजे एक अननोन नंबर से आती है कॉल, और एक महिला कॉल करती है मुझे, पूछती है मेरे बारे में कि अच्छा आपने इवेंट होस्ट किया था। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल किया था जी, मैं इस दोस्त की ये बोल रही हूँ, एक वेग सा कुछ रिलेशन बात करने के लिए। देन बोलती हैं कॉल करके कि अच्छा कहाँ रहते हो आप, कहाँ से आते हो आप, कैसे जाओगे, कल कब आओगे, परसों कब आओगे। तो ऐसे भी कभी कभार आपको मिल जाती हैं। अब उस पर मेरा रिस्पॉन्स क्या होता है, वो ये होता है कि मतलब पहले तो मैंने लगा कि चलो अप्रिशिएट कर रही है मुझे मेरे बारे में बता रही हैं, तो पहले मैं नॉर्मल रिप्लाई इसका अच्छा यहाँ वहाँ ऐसा वैसा। देन वो महिला कहती हैं कि कल आओ मुझसे मिलने। अब मैं थोड़ा सा हेजिडेंट कि अच्छा कल ऐसा क्या, मैंने कहा वाई, जस्ट मिलना है। तो अब मैं भी थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसे था कि अरे यार ये कैसे पूछ रही है मुझसे, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पूछती है। नंबर कैसे आया उनके पास? हू नोज अपने आप उन्होंने कहीं से तो एफर्ट करे होंगे। तो उसके बाद भी फिर वो शी वॉज वेरी एडमेंट कि अच्छा नहीं कल मिलो मुझसे। नेक्स्ट डे 5-6 कॉलें भी कर दी। देन उसके बाद जब मैंने एक बार टेक्स्ट किया तो पूछती कहाँ थे आप, 5 मिनट नहीं मिल सकते थे मुझसे आप, मतलब जिसे आप जान भी नहीं रहे हो वो आप पे इतना हक जमा रहे हैं। अच्छा। तो देखो ये होता है, ये बहुत नॉर्मल है। ऑडियंस जब आपके साथ इतनी घुल जाती है, आप तो नहीं घुले हो, ऑडियंस आपसे घुल गई है, लेकिन तो वो थोड़ा सा आप पे हक जमाते हैं कि नहीं मिलने आओ और ऐसा करने आओ वैसा करने आओ। तो उसको डील करने का बेस्ट तरीका यही है कि टेक इट इजी और थोड़ा सा उनको पुश अवे थोड़ा सा। आपके दोस्तों से पता चला आप कॉलेज ड्रॉप करने का सोच रहे थे बीच में? ड्रॉप हाँ सोच तो रहे थे। क्यों? तो जैसे मैंने पहले भी कहा इसमें कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, है ना। तो मैं वॉइस ओवर कर रहा था, एंकरिंग कर रहा था। तो एक टाइम था बीटेक के सेकेंड ईयर के बाद जब मेरे दिमाग में आया कि चलो क्यों ना कुछ और देखा जाए। तो मैंने आरजे का एक कोर्स देखा और वो कोर्स था नोएडा में, ठीक है। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि इसमें तो अच्छा ऑप्शन है, तो फील्ड भी अच्छी, लोग प्रेफर करते हैं, अर्निंग भी ठीक ठाक हो जाती है। तो एक वो टाइम था जब मुझे लगा कि नहीं अब मुझे अपनी, क्योंकि बीटेक में मेरा इतना इंटरेस्ट था नहीं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बीटेक मेरा था कि चलो करते हैं, डिग्री करते हैं, खत्म करते हैं। तो मेरा इंटेंशन यही था कि आरजे करते हैं और आरजे को ही परस्यू करते हैं, बट समहाउ वो वर्कआउट नहीं हो पाया। तो देन आई वेंट ऑन परस्यूइंग बीटेक। तो आरजे होता क्या है? आरजे होते हैं रेडियो जॉकी। अच्छा। जैसे आप 93.5 रेड एफएम और बहुत सारे चैनल्स पे आप सुनते हैं ना आवाजें, देवियों और सजनों आ गए हैं। अच्छा, बउआ, हाँ एग्जैक्टली, मुर्गा मिर्ची मुर्गा। तो ये सब चीजें होती है, काफी इंटरेस्टिंग है, और लोग जानते भी इन सब चीजों को। और तो मतलब जैसे वो डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं सारे दिन रेडियो पे, तो उसी में कुछ घंटे का आपका प्रोग्राम रहता है कि आप वहाँ पे होस्ट कर रहे होते हैं, या जैसे वो गाना बजाते हैं बीच में, फिर कुछ भी पंच लाइन कॉमेडी थोड़ा जोक सुनाते हैं, इस तरह वाला जॉब? बिल्कुल इस तरीके से। एक होता है आरजे, एक होता है वीजे, यानी कि वीडियो जॉकी। अच्छा। जो कंटेंट शूट करते हैं, जो कंटेंट वाले एंकर्स होते हैं, जैसे जो अभी आप हो, यू आर अ वीजे, वीडियो जॉकी। यानी एक होता है आरजे, आपकी सिर्फ आवाज आ रही है वहाँ। तो आप सिर्फ आवाज वाला सोच आवाज वाला। अच्छा। तो आपको क्या कुछ ऐसा प्रॉब्लम था क्या कैमरा पे आने से, कोई दिक्कत?
दिक्कत नहीं थी, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था उस टाइम तक, सही बताऊं तो। अच्छा। एंकरिंग के थ्रू मैं मेरी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हुई, हाँ। मैंने रियलाइज किया कि मेरी हाइट अच्छी है, हाँ। तो अगर मैं फिजिक मेंटेन कर रहा हूँ तो मैं स्टेज पे अच्छा दिखूंगा भी, मेरी स्टेज की प्रेजेंस निखर के आएगी। तो उसका आइडिया शायद थोड़ा बाद में लगा मुझे। अच्छा, मान लीजिए कुछ शो अगर आपके मतलब थोड़े अच्छे चले जाते होंगे तो आपकी थोड़ी एक्सपेक्टेशन रहती होगी कि थोड़ा चार्जेस एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। तो वो उस सोच के नहीं हो सकते हैं फ्यूचर में, इन केस जैसे उस पे आप बढ़िया परफॉर्मेंस किए हो तो आप अपनी फीस हाई कर सकते हो अगले प्रोग्राम्स वगैरह के लिए। बिल्कुल। ठीक है, तो आपने प्रोग्राम्स अभी तक कहाँ किया है? सिर्फ दिल्ली में ही किया है या कि मतलब दिल्ली के बाहर भी आप गए हैं कभी प्रोग्राम करने? मोस्टली दिल्ली में ही किए, हाँ। द्वारका में मैंने 2-3 किए इवेंट्स होस्ट। एज सच मैं बाहर नहीं गया हूँ, बट मैं प्लान कर रहा हूँ। अभी मेरा कुछ टाइम बाद जो एक इवेंट है वो गुरुग्राम में है, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में है, तो उसी के साथ में अब कुछ गिग्स मेरी दिसंबर में भी है, वेडिंग गिग्स है मेरी, तो वो लखनऊ में भी है और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में भी है, थोड़ा बहुत गुरुग्राम में भी है। अब जो है लाइक आई एम एक्सपैंडिंग माई थिंग्स, अब जयपुर जाना है, राजस्थान जाना है। अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि मतलब जैसे आप एंकरिंग करते हो या होस्टिंग करते हो, तो मतलब मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि किस किस चीज़ों में आप करते हो और किस किस तरह के वर्क करते हैं? राइट। तो मैं अपने आप को क्लासिफाई करता हूँ इवेंट होस्टिंग में। इवेंट्स में आते हैं आपके वेडिंग इवेंट्स, संगीत, आपका हल्दी, आपके रिसेप्शंस, आपकी पूरी वेडिंग बेसिकली। फिर आते हैं आपके कॉन्फ्रेंसेस, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्फ्रेंस होस्ट कर दिया, आपके गेस्ट आ रहे हैं, काफ़ी रिवर्ड लोग आ रहे हैं, कोई सीएम आ गया, एलजी आ गया। देन आपके आते हैं बहुत सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस। मान लो आपकी कोई कंपनी है और आप चाहते हो कि आपकी कंपनी के लिए एक एड चले, तो उसके लिए शूट्स के लिए आप किसी को बुलाते हो, वो वाले कोलैबोरेशंस। और साथ ही में बहुत गेम्स होस्टिंग भी होती है कि किसी कंपनी ने बोला कि आज हमें फन फ्राइडे करना है, तो आप आइए, आप गेम्स होस्ट कीजिए, तो ऐसे भी होते हैं। देन काफी कुछ थीम्ड पार्टीज भी होती हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको एक रेट्रो थीम पार्टी में होस्ट करने वाला हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारी लंबी लाइन है। मेन वही 3-4 जो मैंने बताई आपको। तो मेन रहता है वेडिंग, सबसे ज्यादा वेडिंग रहता है, तो उसमें आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रहता है? हाँ, इसमें 2 चीजें वैसे तो। मैं पहले बताता हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन लोग से क्या करते हैं, लोग मेरे से एक्सपेक्टेशंस। तो जब मैं जाऊँ वहां पे ना, मुझे कॉल आती है कि शशांक देखो ऐसा है, इतने लोग आने वाले हैं और लोगों को मजा आना चाहिए, कुछ नहीं ये करोगे, गाने गाओगे, कुछ नहीं, सब आपके ऊपर छोड़ दिया, सब आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, क्योंकि एक तरह से वो आपको पे कर रहे हैं, तो वो हेडेक क्यों लें? हाँ बिल्कुल, जो करना आप करो भाई, बस मुझे चाहिए आउटपुट, मुझे चाहिए भाई लोग हंसते हुए, फैमिली एंजॉय करते हुए, मजा आना चाहिए। हाँ, तो ये लगभग जनरली तो लेट नाइट ही होते होंगे आपके सारे चीज? मोस्टली लेट नाइट होते हैं, क्योंकि शादी वगैरह में तो 10-11 के बाद ही लोग सब इकट्ठे होते हैं। बहुत आराम से। तो आपका एक तरह से एवरेज ड्यूरेशन क्या रहता है प्रोग्राम्स का? एवरेज ड्यूरेशन रहता है 2 घंटा मिनिमम एंड 4 से 5 घंटा मैक्सिमम। तो एक तरह से आप रिटर्न होम अपने मॉर्निंग में होते होंगे जब भी इस तरह के फंक्शंस वगैरह में? अगर दूर में है बहुत, तब तो आप स्टे करो वहीं पे कहीं पे। अच्छा। अगर थोड़ा कंपैरेटिवली पास में तो लेट नाइट। तो ये सुविधा वो लोग दे देते हैं या आप अपने स्तर से करते हैं? डिपेंड करता है। अच्छा, आपकी डिमांड कितनी है। अच्छा। अगर संटू भाई बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो वो आपके लिए गाड़ी करवा देंगे। क्या अरे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई साहब, आप आइए। तो कभी कभी ये भी चीज़ होता होगा कि जो उनको आने में टाइम लेट हो जाता होगा, आप लेट हो जाए तो वो तो अलग बात है कि जब आप जाओगे तभी शुरू होंगी चीज़ें, और कभी कभी वो लोग लेट हो जाते होंगे तो थोड़ा सा बर्डन लगता होगा, कहाँ फंस गया है। कोई ऐसा कुछ ऐसा इंसिडेंट? आई होप ये कोई देखे ना वो फैमिली वाला। तो एक इवेंट में गया था मैं, वेडिंग थी वो, रिंग सेरेमनी थी वो। अच्छा। तो वो इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी स्टार्टेड एट 2 PM दोपहर में, बट वो होते 4 बज गए वहां पे। अब आप मेंटली प्रिपेयर होते हो कि 2 बजे जाना है, बिल्कुल एनर्जी में आप जाते हो। 4 बजते थोड़ा सा आप डाउन हो जाते हो कि अरे यार अब शुरू हो। तो होता है, टेक्निकली होता है, बट लाइक जो एंकर्स होते हैं वो उस दिन को रिजर्व रखते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, कि अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे बफर हो जाए तो वो मैनेज हो जाता है। तो हर बार तो आपको एक अननोन गेस्ट, अननोन ऑडियंस मिलती है एक तरह से। तो एक चैलेंज तो स्टार्टिंग में रहता है कि मतलब ना मैं इन्हें जानता हूँ ना ये मुझे जानते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कैसे मतलब इन्वॉल्वमेंट आप बनाते हैं, मतलब वो एनर्जी कैसे क्रिएट करते हैं आप, जिससे कि वो लोग आपसे जुड़ जाएं और थोड़ा सा मतलब आप पर अटेंशन दे, आप जो परफॉर्म करने आए हैं वहाँ पे, तो वो कैसे आप जोड़ते हो लोगों को? अच्छा, इसमें ये चीज़ है ना, ये थोड़ा सा लाइक मेरे सीक्रेट्स हैं जो मैं रिवील कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। अगर आपको किसी की भी फैमिली में एज एन एंकर, एज एन आर्टिस्ट, आपको अगर एकदम हिट करना है,
और आपको फैमिली से एकदम कोलैबोरेट मतलब एकदम एंगेज करना है, तो आप जाओ उनके दादियों के पास जो थोड़े मतलब बूढ़े लोग होते हैं, आप उनके साथ बातें करो, उनके साथ कनेक्ट करो। जैसे ही आप ये करते हो ना, सब लोग आपसे हंसी मजाक करते हैं, फिर सब लोग इवेंचुअली अरे बेटा क्या अच्छा किया आपने बेटा, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो ये आप कर सकते हो वहाँ पे। ये तो पोस्ट परफॉर्मेंस हो गया ना आपका, मैं प्री परफॉर्मेंस स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में देखिए आप कनेक्ट तो कर ही नहीं पाते, ये तो बहुत सिंपल चीज है। स्टार्टिंग में ऑडियंस जो है ना, अगर आपको ऐसे देख पा रही है कि भाई ये लड़का कुछ तो बोल रहा है, अगर आप अपने स्किल से मतलब आप स्टार्टिंग में स्टेज पे आते हो और आप अपना परफॉर्मेंस अपना चालू start कर करते देते हो हैं। बिना किसी को मतलब गैदर किए हुए, करना पड़ता है। धीरे धीरे वो लोग अपना अटेंशन देंगे, वो ध्यान देंगे कि ये कुछ कर रहा है, तो अच्छा इस तरह से आप करते हो। थोड़ा एंकरिंग का फर्स्ट फेज जो होता है ना, बहुत ऑकवर्ड होता वही मैं बोलता हूँ कि वो तो क्वाइट चैलेंजिंग होते होंगे कि मतलब है। अब मेरे पे कोई फोकस नहीं रहा, मैं बोले जा रहा हूँ शायरी और कभी और या जो भी चीज कविता। अच्छा कभी बार सोचने लगता है कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये चीज, इतना ऑकवर्ड हो जाता है कभी बार। तो धीरे धीरे मतलब और नोटिस होते हैं और फिर उसके बाद सब सारे इकट्ठे होकर फिर सुनने लगते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। फिर आप इन्वॉल्वमेंट बना लेते हो अपना, टू वे कनेक्शन कम्युनिकेशन। ओके, तो जैसे घंटा 2 घंटा का आपका रहता होगा, वो वेरी करता है जनरली प्रोग्राम टू प्रोग्राम, तो आप फ्रेम कैसे करते हो कि मतलब कैसे मतलब एनर्जी लेवल राइज करना है और कैसे हाई पर फिनिश करना है प्रोग्राम को, तो क्या रहता है आपके माइंड में? अच्छा, इस चीज में आई थिंक जो लोग भी स्टेज पे फर्स्ट टाइम चढ़ना चाहते भी है ना, वो भी इसको फॉलो करें। आपने एक दिमाग में अपनी एक इमेज बनाओ कि आपके पास 10 एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, और लेट्स से ऑडियंस जो है वो 2 या 3 पे है, ठीक है। तो जब भी आप स्टेज पे चढ़ो तो अपना एनर्जी लेवल 6 या 7 पे रखो एटलीस्ट मिनिमम, अगर आपको लोगों को दिखना है तो। और इवेंचुअली जब आप इवेंट्स में जा रहे होते हो, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, तब आप अपना बढ़ाते हो। कभी कभार आप एकदम बाहर करके आते हो कि लेडीज जेंटलमैन चलिए आज बात करते हैं, आज बात करेंगे आपसे, आज बात करेंगे इनसे और सब कुछ मजे करेंगे। कभी कभार इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कभी कभार रिक्वायरमेंट इसकी भी होती है कि और बताइए मैम क्या कर रही हैं, अच्छा गया आज का दिन कैसा जा रहा है, आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो ये जो वेरिएशन है, मॉड्यूलेशन है, ये सीखना पड़ता है हमें। आप हमेशा चिल्लाते नहीं रहोगे, हमेशा लाउड नहीं करते रहोगे, आप कभी आप धीमे भी लोगे, कभी आप लाउड भी लोगे। वो डिपेंड करता है कि मतलब कितना बड़ा हॉल है और कितने लोग से वहाँ पे। और जनरली अगर कम है तो बेटर है कि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में करें, और बड़ी ऑडियंस है, बड़े हॉल्स हैं, तो वहाँ तो थोड़ा सा करना पड़ता है। भले ही आपके हाथ में माइक हो, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा लाउड रहना पड़ता है वो सब चीज। अच्छा, तो कोई ऐसा क्राउड बताइए जो अभी तक का आपका मेमोरेबल रहा हो कि बेस्ट मतलब मेरा लग गया है ये, मतलब ऐसा मिले तो मुझे ऐसा ही काम मिले और ऐसे ही ऑडियंस मिले। तो एक मैंने फैमिली होस्ट करी थी, हरियाणवी फैमिली, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जितने भी हरियाणवी लिसनर्स हैं, हरियाणवी फैमिलीज आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू ऑडियंस। क्यों मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे करीबन 20-30 लोग होंगे मैक्सिमम, और वो लोग इतने मजे करते हैं, इतना एंजॉयमेंट करते हैं कि बस मजा ही आ जाए बिल्कुल ही। इनफैक्ट एक इंसिडेंट है वहाँ का, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हरियाणवी लोग जो होते हैं ना, वो थोड़ा कुछ रखते हैं, अच्छा, है ना, अपने आसपास में। तो मेरा पहला इंसिडेंट सुनिए ये वाला। तो एक्चुअली हुआ क्या, एक भाई साहब थे, वो थोड़ा सा इवेंट के स्टार्टिंग में सेट थे, बिल्कुल सेट थे, और वो उनकी वाइफ डांस करने आते हैं स्टेज पे एज अ कपल डांस। अब वो क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो स्टेज पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे उनकी सिस्टर है और यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। अब उन्होंने अपना सामान रखे हुए साइड में, तो उनकी बहन यहाँ साइड में खड़ी हुई है, तो कहते हैं ले भाई लैया पकड़, पॉलेट पकड़ अपना। आपको? नहीं अपनी सिस्टर को, जो उनके एडजसेंट में है। तो ले भाई लैया पकड़, तो निकालते पहले वॉलेट कि ले भाई लैया पकड़, फिर वो निकालते हैं गन। और ये मानिए यहाँ पर वो खड़े, यहाँ पे उनकी सिस्टर, यहाँ पे मैं। तो कहते हैं ले भाई लैया पकड़, और मेरे सामने से गुजर रही है गन। और मेरी आप हालत देखिए, मैंने जिंदगी में पहली बार गन देखी और मेरे आंखों के सामने से जा रही है वो। और उस इंसिडेंट में मतलब मैं आपको बताऊं, हालांकि एकदम सब कुछ सेफ था वहाँ पे चीजें, बट कभी कभार ऐसा होता है कि यार ऐसे एक्सपीरियंसेस आप अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पे आते हैं। अब मैं ऐसे कि मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, बिल्कुल ही कुछ हो जाए मुझे दिक्कत हो जाएगी। बट इवेंचुअली हरियाणवी लोग इतने स्वीट, क्या बताऊं मैं उनके, मतलब मैं तो कहता हूँ वहां ही मिले मुझे, बहुत मजा आता है उसमें। कितने लंबे प्रोग्राम थे आपके वहाँ के? फुली 2 घंटे के थे। मतलब वो दिल्ली में थे कि वो हरियाणा में प्रोग्राम हो रहे थे? वो एक्चुअली लोग जो थे वो ठेठ हरियाणवी थे, लेकिन वो आए दिल्ली में थे इवेंट होस्ट करने के लिए। अच्छा। मोस्टली आपके इवेंट्स दिल्ली में ही दिल्ली में ही होते हैं, क्योंकि जो ये सिटीज है, मेट्रो वाली सिटीज है, मुंबई, दिल्ली, इसमें ज्यादा काम होता है। अब जो थोड़ी सी पिछड़े हुए इलाके हैं उसमें कंपैरेटिवली आपको इवेंट्स कम मिलते हैं, तो जितना फीजिबल यहाँ काम मिलना है बाहर और जगह पे इतना नहीं है। तो
आगे आप क्या देखते हैं कि मतलब आप यही सिटीज वगैरह में ही काम करना चाहते हैं या कुछ और भी आप इससे मतलब एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं? आपके माइंड में कुछ ऐसा मतलब अपकमिंग 5 to 10 ईयर्स में कुछ ऐसा? मेरे दिमाग में चीज़ें बहुत सारी हैं, सही बताऊँ तो मैं मुझे इस फील्ड को सिर्फ इंडिया तक नहीं रखना है। मुझे एटलीस्ट मैं ये सोचता हूँ कि मुझे इसको बाहर लेके जाना है। और एक देखो, एंकरिंग के भी जॉनर्स होते हैं कि इनफॉर्मल एंकरिंग, फॉर्मल एंकरिंग। इनफॉर्मल चलो आप वेडिंग्स में कर सकते हो, सब जगह कर सकते हो, बट फॉर्मल एंकरिंग जहाँ पर स्किल्स चाहिए होती है, जहाँ आपकी टोन, पिच, ये सब काम आती है, ये यहाँ काम नहीं आएगा, ये बाहर ही काम आएगा। तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि मैं एक दिन बाहर भी करूँ, डॉलर्स में कमाऊँ एक दिन, सिर्फ डॉलर्स में कमाऊँ नहीं, रिस्पेक्ट भी अर्न करूँ। तो चाहता हूँ कि हाँ, ये चीज़ बाहर भी जाए। मतलब इंडियन ऑडियंस, मतलब इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं, हाँ, उनके बीच परफॉर्मेंस, उनकी भी जो वहाँ पे कुछ सेरेमनी होती होंगी, हाँ, उसमें आप चाहते हैं परफॉर्म? उनके भी, और उनके अलावा नॉर्मल ऑडियंस में भी, लाइक अलग ऑडियंस में भी। जब आपको अंग्रेज दिखेंगे, आपको उनकी भाषा में बात करना पड़ेगा, वो भी करना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सब हैं आपके चेकलिस्ट में फ्यूचर के लिए? चेकलिस्ट तो देखो कुछ नहीं है, ये करना है मुझे, ये करूँगा मैं डेफिनेटली। अच्छा, ये बताइए, अभी आपकी एज तो हालांकि कम ही है, बट उस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर चुके हो अपने फील्ड वर्क से। आपके लाइफ में फ्रेंड्स के कितने रोल रहे इन सब चीज़ों में, स्पेशली ये कैरियर वाली जो चीज़ें हैं इसे बनाने में, और साथ में आप स्ट्रेसलेस लाइफ जो जी रहे हो, तो इसमें फ्रेंड्स का कितना इन्वॉल्वमेंट आप देखते हैं? जो आपने बात की स्ट्रेसलेस लाइफ में, उसमें फ्रेंड का रोल बहुत ज़्यादा है, बट जो ये करियर है उसमें मैं कहूँगा फ्रेंड्स का रोल इतना नहीं है। क्योंकि एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, एक होते हैं फ्रेंडशिप्स, एक होते हैं आपके प्रोफेशनल कनेक्शंस। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और आपको ये दोनों ही चाहिए। जी बिल्कुल। अगर मैं फ्रेंड्स की बात करूँ, मेरे गिनती के 3-4 फ्रेंड्स हैं, वो शायद 7-8-10 साल से 4 ही हैं मेरे, 4 से ऊपर नहीं आता कभी मैं, मेरी लिमिट इतनी है फ्रेंड्स की। जी बिल्कुल। बट अगर प्रोफेशनल नेटवर्क की अगर आप बात कर रहे हैं, तो वो डिसेंटली बड़ा है मेरा, वो समय के साथ बढ़ता जाएगा। जितने काम आप करते जाएंगे ऑब्वियसली उतनी रीच बढ़ती जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल, कनेक्शंस बढ़ते जाएंगे। अच्छा, तो फ्रेंड्स का रोल आप एक तरह से यही देखते हैं, मतलब चिल आउट करने में और या कुछ भी मतलब फ्री टाइम एंजॉय करने में, जैसे आपको कोई स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट का शौक है तो क्रिकेट खेलने में आप इस तरह यहीं तक देखते हैं। और दूसरी बात, आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचता है और दोस्तों के लिए टाइम निकाल पाए जो आप अपनी थोड़ी सर्कल को ज़्यादा बड़ा कर सकें। तो ओवरऑल आपका जो है थोड़ा सा मतलब रोड मैप पे ही आप है, रोड मैप पे ही है आप हमेशा, इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस कम है आपके, थोड़ी सी कम है। हाँ, और कम करनी है, बट अभी कम है, और कम करनी है। ऑलरेडी आपके पास 3-4 ही फ्रेंड्स हैं, और कम करनी है। थोड़ी कम तो करनी है। और मतलब फ्रेंड्स फैमिली से तो फुल सपोर्ट है आपको इस जॉब के लिए, या जहाँ कहीं भी जाते हैं जैसे आपको लेट नाइट स्टे करना पड़ता है, तो थोड़ा फैमिली को रहता है कि मतलब बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या खाया होगा, नहीं खाया होगा, और रहते हैं हमेशा। तो कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो अब डेली हैबिट हो गया है। मेरे पेरेंट्स के लिए तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है ये सबको। उन्हें है कि मतलब जैसे अंधेरा हुआ तो मेरा बेटा मेरे घर आना चाहिए। हाँ, तो ये तो आपके लिए तो एक प्रोफेशन जैसा हो गया कि शाम हो तो मेरा बेटा घर से निकलेगा। तो कैसे वो सबको पप किए इन सब चीज़ों से? मतलब देखो, मैं ना बता के चलता हूँ घर में कि ये टाइम है, इस टाइम से पहले मैं नहीं आ पाऊंगा। तो हालांकि मतलब मेरे घर से कॉल्स बहुत आती हैं कि कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, क्या पकड़ी नहीं पकड़ी, कब लीव कर रहे हो, वहाँ से कॉल्स बहुत आती है। बट अब देखो समझना पड़ता है, क्योंकि मेरा काम ही यही है। तो अगर मैं ये बोल के चलूँ कि नहीं मैं टाइम पर ही आ जाऊंगा, तो थोड़ा वो वैलिड भी नहीं होगा। कब तक बोलता रहूंगा, मतलब बार बार फिर कॉल आ जाएंगे उतने बजे। अगर आप पहले का टाइम बता दोगे तो उनकी एक्सपेक्टेशन रहेगी 4 बजे तक मेरा बेटा, कैसे 4 बजे तक आ जाएगा जब वो 5 बजे तक परफॉर्म नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे आपको स्लीप हैंडलिंग भी करने पड़ते होंगे, जैसे नाइट में सो जाए तो आपको दिन में सो के रेडी रहना, क्योंकि आपका फ्रेश रहना बहुत जरूरी है। फ्रेश माइंड, फ्रेश बॉडी, सब चीज़ एकदम सही रहना जरूरी है। तो ये सब जो डाइट प्लान है आपका और जो स्लीपिंग टाइमिंग है, अब ऐसा तो नहीं है कि 30 डेज में 30 डेज आप सो या जो भी करते हो, जो आपकी मतलब रोज की हो गई तो रोज दिन में सो ही रहा है, रात में जग ही रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो ये मैं देखा हूँ कि कुछ आईटी सेक्टर्स जॉब में ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं कि मतलब एक दोस्त था मेरा, वो इसलिए जॉब छोड़ दिया था क्योंकि वो कभी भी 1-2 मंथ के लिए नाइट शिफ्ट बोल देते थे या 15 दिन के लिए, और फिर नेक्स्ट 15 दिन आपका डे शिफ्ट रहेगा, तो वो स्विच नहीं कर पाता था। उसे दिन में नींद आती थी या रात में नींद आती थी, वो कैसे काम कर सकता है, वो तुरंत। तो इससे आप कैसे हैंडल करते हो? होपफुली, एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस फील्ड में आया हूँ कि इसमें मुझे टैकल नहीं करना पड़ता। बट जो लोग मेरे दोस्त हैं जो ये सब में काम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उन लोग को मैं देखता हूँ कभी कभार, और जैसा आपने कहा भी कि कोई टाइम का कोई रूटीन ही नहीं है, 12-12 घंटे आप काम कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो,
और लैपटॉप के सामने लगे पड़े हो, और इवन आपने केस सुना अभी कुछ टाइम पहले EY कंपनी का, जहाँ पे एक 26 साल की लड़की ने सुसाइड किया। तो ये चीज़ अगर आप इमेजिन कीजिए कि एक लड़की जो इतने अच्छी कंपनी में प्लेस्ड है, उसको ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है कि मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, डिप्रेशन मुझे हो रहा है, तो कितनी खराब चीज़ है ये। तो इसके लिए मैंने आपको बैक स्टेज मतलब बैक ऑफ द कैमरा बात भी करी थी कि वही बात है कि मैं मतलब क्या कह सकते हैं, मैंने अपना करियर शायद चूज या कहो कि मुझे मिल गया इस तरीके से कि मुझे इन सब चीज़ों में टेंशन लेनी नहीं पड़ती। जब मेरा काम, लेट्स से मेरा आज काम है, आज मेरे दोपहर में काम है, तो मे बी मैं आज सुबह ज़्यादा सो जाऊंगा, कम नहीं सोऊंगा, ज़्यादा सोऊंगा, ताकि मेरे पास दोपहर में एनर्जी रहे। मान लो रात को काम है तो शायद मैं दोपहर में एक लंबी नैप ले लूँ। बट जिन लोगों के लिए कंटिन्यूअस काम करना है, उनका स्लीप साइकिल, डाइट, तो एक तरह से आपका है कि आपका कंट्रोल है, आप अगर चाहते हो तो आपको हाफ एन आवर के भी अंदर नींद आ जाते हैं आपको। और मेरे साथ जैसा ऐसा है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है कि वो साइकिल कंप्लीट होने पर ही नींद आती। चाहे अभी आप लाख कह दो मैं 6 घंटे सोऊंगा, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे नींद आएगी 2-3 बजे रात में ही जाके। तो आप में एक ये है कि आपका बॉडी अडेप्टेड है। जैसे मेरे पापा हैं, मेरे भैया हैं, बेड पर गए किसी भी टाइम वो 2 मिनट सोएंगे उनको नींद आ जाती है। तो वो तो अल्टीमेट है। अगर किसी को इस तरह की नींद अगर मिल रही है तो ये बहुत बड़ी आजकल है, क्योंकि स्ट्रेस इतना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज इतना ज्यादा है कि उन्हें नींद के लिए गोलियां खानी पड़ती है, तो उन्हें नहीं आती है। और ठीक है, अभी आप बचे हुए हैं, मैं होपफुली चाहता हूँ इसी तरह से आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल रहे, तो बढ़िया है।